अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम इकोनॉमिक्स की स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को काफ़ी दिनों से मैं लारा लगाया हुआ था इस चीज़ का कि मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ उसके साथ ज़रा अलग मजबूरियाँ थीं। लेकिन आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर। उनके आप तो सोचें, इस वक्त ऑलमोस्ट 3:20 हुए हैं सुबह AM एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ बिकॉज आप लोगों से कमिटमेंट थी और मैंने काफ़ी हद से लारा भी लगाया हुआ था। तो इस चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इन लेक्चर्स को आई कैप स्टडी टेक्स्ट से लेके चलूँगा, लेकिन पूरी तरह नहीं, बिकॉज यहाँ पे आई कैप के स्टडी टेक्स्ट से ऑल्दो यहाँ से वो काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट भी करता है एग्जामिनर कि आप यही हेडिंग्स लिखेंगे एग्जाम में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर 4 नंबर की हैं, 4 हेडिंग्स हैं, तो उसका क्वेश्चन भी 4 नंबर का आएगा। तो आई कैप अपनी हेडिंग्स को बहुत प्रेफर करता है कि वो हेडिंग्स को डाले, इतने अपनी हेडिंग्स को आपके एग्जाम के आंसर स्क्रिप्ट में देखे। तो इस चीज़ के लिए मैं प्योरली इस वक्त फोकस करूँगा आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैं कोई और मटेरियल यूज़ करूँगा। जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, वो पूरी तरीके से स्टडी टेक्स्ट के अंदर बयान नहीं किया गया, तो उसके लिए अलग मटेरियल को यूज़ करेंगे। लेकिन जितना हो सके हम इस वक्त आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को लेकर चलेंगे। मैं आपके सामने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लैपटॉप से, लेकिन जहाँ पे हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी या कोई टेबल वगैरह या न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके लिए फिर कोई अलग चीज़ को सोचेंगे। आपको जैसे बताया था पहले, ट्राईपॉड ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अब हालात की वजह से वो भी नहीं आ सक रहा, लेकिन कुछ ना कुछ करते हैं इंशाल्लाह। शुरू करते हैं पहले लेक्चर से। फजर की अजानें भी होने वाली हैं, इसलिए ज़रा जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी समझ आती है कि नहीं आती, या अगर आप किसी चीज़ को मेरे लेक्चर के अंदर मिस कर रहे हैं कि मेरे पढ़ाने के स्टाइल में कोई चीज़ डिफरेंट है या कोई चीज़ गलत है, तो उस चीज़ का आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ मेरा बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, दिस द फर्स्ट टाइम। फेस टू फेस मैं कितने पढ़ा लेता हूँ, ऑनलाइन पढ़ा लेता हूँ, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बिकॉज मेरे जो स्टूडेंट्स वैसे हैं, उनको अगर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूँ तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आई कॉम बी कॉम के स्टूडेंट्स को आप सोने का चमचा भी दे दें तो वो तब तक नहीं खाएंगे जब तक आप उन्हें खिलाएं नहीं। तो उनको उनको जूम पे या व्हाट्सएप पे समझाना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह से उनको मैं आपकी मिसालें देता हूँ कि सीए के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उनमें मैं भी आ जाता हूँ। वैसे करता तो नहीं हूँ, लेकिन उनमें मैं भी आ जाता हूँ। तो हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने के आदी हैं, क्योंकि हमने खुद मेहनत करनी है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें ना भी पढ़ाया जाए तब भी ज़िंदगी हमारी है और हम ही ने इसमें कुछ करना है। तो हमारा स्टडी की अप्रोच, तो हमारा कहते हैं स्टडी को अप्रोच करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उम्मीद करूँगा कि अगर मेरी इस चीज़ के अंदर आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इंशाल्लाह सुबह तक अपलोड हो जाएगा। अभी तो 3:23 हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सुबह 12 बजे तक तो कम से कम ये अपलोड हो जाए। उसके बाद हम कहते हैं शुरू से शुरू करते हैं, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स डेफिनेशंस। अब जो बच्चे इकोनॉमिक्स का नाम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो उनको कहते हैं इससे भी बैक पे लेके चला जाए। पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था ओकियो नॉमस। ये ग्रीक कहते हैं वर्ड्स थे, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। हम यहाँ पे पढ़ते हैं एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली हम इस चीज़ को अगर सब्जेक्टिवली लेके चलें, तो एडम स्मिथ वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट ही वॉज द फाउंडर ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स। क्योंकि इस इकोनॉमिक्स का इल्म इससे पहले भी था, जिसे ओकियोनॉमस के नाम से पढ़ा जाता था, लेकिन उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं था लेकर कितने समझा जाता। क्यों? क्योंकि हर माशरा अलग होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ी वो एब नॉर्मल कहलाएंगी, जो कुछ वहाँ पे नॉर्मल है वो यहाँ पे एब नॉर्मल कहलाएगा। तो इस चीज़ को कभी जनरलाइज किया ही नहीं गया था कि ये कोई सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो जब एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर अपनी एक किताब लिखी, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो यहाँ पे सामने लिखा भी हुआ है, तो उसके अंदर उसने इस सब्जेक्ट को
उसने इस पूरे इल्म को, जो इकोनॉमिक्स का, जो माशियात का इल्म था, उसे एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना शुरू किया। उसने एक सब्जेक्ट के तौर पे इसे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये ऐसी भी चीज़ है। वैसे इसे ओकियोनॉमस के तौर पे पढ़ा जाता था और इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता था, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मिला के इसे पढ़ा जाता था। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके अंदर मैथ को मिला दिया जाता है। तो उसने इस चीज़ से अलग कर दिया कि इकोनॉमिक्स एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स डेफिनेशन। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है, हम इसे ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता। हम ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और हमें बताने वाला कोई नहीं है। नीचे पढ़ते हैं यहाँ पे सेक्शन ओवरव्यू, साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर एंड साइंस ऑफ सिक्योरिटी एंड चॉइसेस। ये तीन यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये एक्चुअली तीन डेफिनेशंस हैं जो कि बेस हैं पूरी पूरी इकोनॉमिक्स की। मतलब इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू हुई और वो कहाँ पे आ पहुंची। इसे पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, description and analysis of the ways in which a society produces and distributes goods and services। ये बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की इंग्लिश उन्होंने दिखाई है, लेकिन इस चीज़ को तोड़ के पढ़ना शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, ठीक है, हमें समझा गया, एक सब्जेक्ट है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन मतलब एक चीज़ की वजाहत और एनालिसिस किसी चीज़ का मुवाजना करना या इस तरह की चीज़। ऑफ द वेज इन विच अ सोसाइटी प्रोड्यूसेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विसेज। हमें समझ आ गई गुड्स और सर्विसेज के साथ डील करती है ये चीज़। और वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है एक सोसाइटी में, और वो कैसे किया जाता है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक हो गया, इतनी चीज़ की हमें समझ आ गई। अगला हम लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। इन इकोनॉमिक्स द टर्म गुड्स एंड सर्विसेज रेफर्स टू एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कुछ भी प्रोड्यूस किया जाए, इस चीज़ के अंदर मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है। गुड्स मतलब कि कोई टेंजिबल चीज़ जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस की जाए। सर्विसेज जैसे कि आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मजदूर नौकरी करता है, इस तरह की चीज़ जो होती है, जो लेबर फोर्स जो कि हाथ से या अपने इल्म से की जाए, जिसके अंदर कोई टेंजिबल गुड को हम प्रोड्यूस नहीं करते, उस चीज़ को हम सर्विस कहते हैं। और गुड्स तो टेंजिबल चीज़ें होती हैं। एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी अब क्या है उस चीज़ को हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी क्या है। लेकिन आपको कुछ बताता चलूँ, एक इकोनॉमी एक ऐसा माशरा है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग फोर्स एग्जिस्ट करती हो। जहाँ पे वो एग्जिस्ट नहीं करती, डिसीजन मेकिंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, वो माशरा नहीं कहलाता। अब एक जो डिसीजन मेकिंग फोर्स है वो किस चीज़ का डिसीजन करती है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे जैसे साइंस ऑफ वेल्थ था तो डिसीजन मेकिंग और थी, फिर साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर आ गया तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा इख्तलाफ आया। उसके बाद साइंस ऑफ सिक्योरिटी एंड चॉइसेस आया, तो उसके अंदर उन्होंने डिसीजन मेकिंग को ब्रॉडली बयान कर दिया कि साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस के अंदर जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो हमारी इकोनॉमिक्स कहलाएगी। और वो सबसे जामे, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन थी। All products, services including government services such as national defense and prison system, ये चीज़ भी सर्विस के अंदर आती है। मतलब कि जो चीज़ आपको टेंजिबल नहीं दिखाई दे रही वो सर्विस में आ जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ट्रूथ बी टोल्ड, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा था ये पैराग्राफ, मैं आपके सामने पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आते हैं, लिखा हुआ है 1.1 में साइंस ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ क्या है, आप लोगों के ज़हन में सबसे पहला लफ्ज़ आएगा पैसा। लेकिन वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है। क्यों? आप सबने भी वो कहानी सुनी होगी कि एक बादशाह जिसके पास बहुत सारा पैसा था, जब उसको शिकस्त हुई और उसे जिंदान में डाल दिया गया तो उसने खाने की तलब की। लेकिन उसे उस वक़्त के बादशाह ने खाने की बजाय सोने की अशरफियाँ दी कि तुम ये खाओ, जिस माल पे तुम फ़ख्र करते थे वो सोने की अशरफियाँ खा के दिखाओ। तो इस चीज़ के अंदर वो बताते हैं कि सिर्फ पैसा वेल्थ नहीं है। उसने एडम स्मिथ
एक स्कॉटिश फिलोसफर था, स्कॉटलैंड में कहते हैं जो यूके के अंदर है, उधर का फिलोसफर था एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर लिखा हुआ हो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स तो वहाँ पे एडम स्मिथ को लिखना है, लेकिन अगर वहाँ पे न्यूटन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा हो या आइंस्टाइन ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा हो, वहाँ पे एडम स्मिथ का नाम नहीं लेना, वो एक और है। तो ये स्कॉटिश फिलोसफर एंड फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स रोट अ बुक इन 1776। ये साल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बुक का नाम याद करने की ज़रूरत है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज द वेल्थ ऑफ नेशन। इसकी बुक का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने बताया था, वेल्थ ऑफ नेशन इसे शॉर्ट कहा जाता है, वैसे इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज द वेल्थ ऑफ नेशन है। इस चीज़ को याद रखना है कि किसकी बुक थी, किसका ऐसे था, कब रिलीज हुई, वगैरह वगैरह। इसने ये बुक लिखी थी, ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं थी। इसने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इसने इकोनॉमिक्स को बयान किया। इन हिज बुक ही समड अप एज इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इसके अंदर इसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ बना दिया। अब साइंस ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? साइंस कहा जा सकता है, स्टडीज को कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी उसको हम साइंस नहीं मानते। एक और थ्योरी आती है जिसको हम साइंस मानते हैं, इसको हम साइंस नहीं मानते, लेकिन इसने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ कहा था। अब साइंस के मुख्तलिफ शोबे होते हैं। बायोलॉजी आ जाता है आपका, वो आपकी लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है। केमिस्ट्री आता है, वो केमिकल्स को वगैरह वगैरह। फिजिक्स आती हैं, वो आपकी कहते हैं दूसरी चीज़ में मैकेनिक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में चली जाती हैं। उसने कहा था कि ये भी एक ऐसी साइंस है जो कि वेल्थ से डील करती है। अब वेल्थ को उसने 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस बुक को पढ़ना नहीं है खुद, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये फर्स्ट लेक्चर है तो इस पे आपका फीडबैक काफ़ी ज़रूरी होगा, लेकिन इसके लिए बहुत इंटीग्रल है कि आप इस चीज़ को खुद भी पढ़ें। इसने वेल्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उसने वेल्थ को 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड किया? उसने इन बेसिस पे डिवाइड किया कि वेल्थ की सर्कुलेशन कैसे होती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कहाँ कहाँ से होके जाती है, वगैरह वगैरह। तो उसने 4 फेजेस में डिस्क्राइब इसे ऐसे किया। इसने सबसे पहले लिखा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ मतलब कि वेल्थ को वेल्थ बनाना। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फिर उसने प्रोडक्शन के बाद कहा कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। सबसे पहले वेल्थ बनी, फिर उसके बाद उसने कहा कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ यानी इसको खर्च कर लेना। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब सिर्फ खर्च करने के बाद तो एक चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसने आगे ट्रांसफ़र करने के बारे में बात की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में। और उसके बाद एंड पे उसने लिखा एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। एक्सचेंज ऑफ वेल्थ मतलब आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट, एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है, हर चीज़ में यही होता है। तो एक चीज़ ली जाती है, दूसरी चीज़ दी जाती है, और ये दोनों ही वेल्थ होती हैं। अब उसने वेल्थ की 4 किस्में बताई जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको उसने कलेक्टिवली वेल्थ कहा था, वो 4 फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला ज़मीन, लैंड। लैंड को उसने कितने कहा कि ये हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि ज़मीन, ज़मीन क्या है? हर वो चीज़ जो कि अल्लाह पाक ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। अब हम तो कहते हैं कि ज़मीन वो जिस पे हम चलते हैं, लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में वेल्थ उसे भी कहा जाता है जो ज़मीन पे उगा है। आपके दरख्त हैं उनको भी वेल्थ कहा, वो लैंड कहा जाता है। आपके दरिया हैं उनको भी लैंड कहा जाता है। उसके बाद लैंड के बाद उसने दूसरी चीज़ बताई लेबर। लेबरर नहीं, उसने सिर्फ कहा लेबर। अब लेबर और लेबरर में फ़र्क क्या होता है? आपसे कुछ को पता होगा, कुछ को जो नहीं पता उनको मैं बता दूं। लेबरर होता है मजदूर, और जो मजदूर मजदूरी करता है, जो वह मेहनत करता है, उसको लेबर कहते हैं। तो उसने मजदूर की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा तो मुझे रिप्लेस करके किसी और को मेरी जगह ले आया जाएगा, वो मेहनत कर लेगा। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क पड़ता है उस मेहनत से जो कि करनी है, वो मैं करूँ कोई और करे, उस मेहनत से फ़र्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे उसने सिर्फ मेहनत का नाम लिया है, लेबर का नाम लिया है।
उसके बाद उसने कहा कैपिटल, सरमाया। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा सरमाया क्या होता है, वो चीज़ जो ऑनर बिजनेस में लेके आए। यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है कि हर चीज़ वो कहते थे कि वहाँ पे पैसा लेके आया और पैसे से एसेट लिए, तो एसेट कैपिटल नहीं है, वो पैसा कैपिटल है। यहाँ पे हर वो चीज़ जो कि लैंड और लेबर के अलावा आपकी गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लग रही है, वो कैपिटल है। वो चाहे मशीनरी हो, कुछ भी हो, आपकी कितने कैपिटल पैसे हों, मशीन हो, नॉन करंट एसेट्स हों, या लेट्स से गुडविल ही हो। यहाँ पे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ जो कि लैंड और लेबर के अलावा है और आपको मदद करती है प्रोडक्शन में, वो आपकी कैपिटल है। और चौथी चीज़ उसने बताई तंजीम, जैसे उर्दू में कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर। अब ये क्या होता है, आपकी लैंड भी है, आपका लेबर भी है, आपका कैपिटल भी है। जैसे कहते हैं, ख़वातीन इस चीज़ को समझेंगी कि आपके पास हल्दी भी है, नमक मिर्च भी है, आपके पास आलू भी हैं, आपके पास चिकन भी है, लेकिन इनके पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनको कहीं यूज़ किया जाएगा, एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा, उसके अंदर कहते हैं अदरक वगैरह इस तरह की चीज़ें डाली जाएंगी, प्याज डाला जाएगा, और फिर उसके बाद एक आलू गोश्त बना लिया जाएगा। ये चीज़ जो है आपकी, ये चीज़ आपकी जो करेगा इंसान, इन सारी चीज़ों को आपस में ला के तो कोई बेहतर चीज़ को बनाने की तरफ जो काम करेगा, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि वहाँ पे ऑनर था, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। जैसे अकाउंटिंग में ऑनर था जो कि कैपिटल लेके आता था, यहाँ पे वो एंटरप्रेन्योर है, और वही उस कैपिटल को, लैंड को और लेबर को मिला के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये सारी थ्योरी जब एक कहते हैं दी आपके एडम स्मिथ ने, तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया। क्या क्रिटिसिज्म आया, यहाँ वेल्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेल्थ का नाम सुनते ही आपके जहन में भी सबसे पहला लफ्ज क्या आया, पैसा। लोगों के जहन में भी सबसे पहला लफ्ज क्या आया, पैसा। तो लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये दिया कि ये दाल रोटी का इल्म है, ये लोगों को कहते हैं लालची बनाता है। इस तरह की चीज़ें लोगों ने इसके बारे में कही कि ये पैसे की तरफ भागने के लिए इल्म है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ तो थी, लेकिन उस वक़्त जो बुनियाद रखी गई इकोनॉमिक्स की, वो अभी तक चली आ रही है। इसीलिए इसको फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, एडम स्मिथ को। इसी की टीचिंग्स को आगे लेकर चलाया गया, लेकिन वो चलाया किसने, जिसने साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर दी। अब साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर किसने दी, ये आपका था एल्फ्रेड मार्शल, एक बंदा था जिसने 1890 के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की किताब लिखी। अब यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं पहले, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक जो थी, ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं थी, ये किताब थी जिसके अंदर इकोनॉमिक्स को बयान किया गया था। लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स की ही किताब थी जो कि 1890 के अंदर एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी। अब ये एल्फ्रेड मार्शल कौन था, ये एडम स्मिथ के ही कितने टीचिंग्स को फॉलो करने वाला एक बंदा था और उसी की बातों को मानने वाला बंदा था। लेकिन उसने इस चीज़ को देखा कि बहुत क्रिटिसिज्म किया कितने आया है पिछली डेफिनेशन पे, कि वेल्थ के लफ्ज़ पे क्रिटिसिज्म आया है कि ये आपको मटीरियलिस्टिक बना देते हैं। मटीरियलिस्टिक यानी पैसे के पीछे भागने वाला लालची इंसान बना देते हैं। तो इसने उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड करके लोगों को बताना शुरू किया कि अगर वो ये कहते भी हैं कि ऐसी चीज़ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लालची बना रहे हैं या आपको कोई गलत इंसान बना रहे हैं। मटेरियल, उसने इस चीज़ को बताया कि मटेरियलिटी इज़ अ गुड थिंग एंड एवरीवन नीड्स दिस मटेरियलिटी टू लिव देयर लाइफ पीसफुली एंड टू हैव बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। अब ये उसने कैसे बताया, उसने अपनी डेफिनेशन दी। हमने ऊपर
डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो है इसी के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन जामे तरीके से आ जाती है। उसने कहा था कि इट इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, इसकी बस इतनी सी डेफिनेशन थी। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। उसने वेल्थ को बताया कि क्या वेल्थ है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसकी ज़रूरत क्या है। अब उसकी ज़रूरत क्या है, उसने बताया द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उसने सीधा सीधा लोगों के सामने रख दिया कि स्टडी ऑफ मैनकाइंड है ये। एक आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है तो ये एक आम आदमी की लाइफ के बारे में है, एक आम आदमी की कितने ये स्टडीज़ हैं। स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या मतलब, यानी एक आम बंदा अपनी मामूल की ज़िंदगी में जिन चीज़ों के बारे में बातें शातें करता है वो इकोनॉमिक्स है। स्टडी ऑफ मैनकाइंड मतलब बंदे का रहन सहन भी इसमें आ जाता है, बंदा किस तरीके से उठता बैठता है वो सब कुछ इसमें आ जाता है। एक आम आदमी का सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन एक आम आदमी की उसने बाद में मिसाल ये भी दी, आपको पहले बताऊं, अ पर्सन लिविंग इन अ सोसाइटी, ये एक आम आदमी है। एक पर्सन जो सोसाइटी के अंदर नहीं रह रहा, जैसे कोई मॉन्क्स वगैरह होते हैं, साधु होते हैं जो कि जंगलों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में नहीं आते, ये ऑर्डिनरी मैनकाइंड में नहीं आते, ये स्पेशल केसेस हैं, इन पे इकोनॉमिक्स नहीं लागू होती। उसने सीधा सीधा बता दिया ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं है उस पे ये इकोनॉमिक्स आती ही नहीं। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता चला जाऊँ कि ये जो सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं होती, जैसे साइकोलॉजी है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन के बारे में क्या किया जाता है, ये तीन इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन को पढ़ा जाता है, उसके बाद समझा जाता है, और तीसरे वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट coincides with the modern concepts that we study today। उसने बताया इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड। थोड़ा सा पढ़ के इस चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। एक एग्जामिनेंस ये क्या करता है, ये गौर करता है दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस। इंडिविजुअल एक्शंस, मैं अकेला कमरे में बैठ के अगर कोई एक्शन कर रहा हूँ, वो जंगलों की बात नहीं की मैंने, अकेला कमरे में बैठ के। और कमरा कहाँ होता है, जहाँ पे एक घर होता है, और घर कहाँ होता है, एक सोसाइटी के अंदर। इसलिए इंडिविजुअल एक्शन और एंड सोशल एक्शन, हम मिल के जो काम करते हैं वो, विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट। अटेनमेंट कहते हैं हासिल करने को, जो किस चीज से क्लोजली कनेक्टेड है, अटेनमेंट, किस चीज के अटेनमेंट, एंड यूज, किस चीज का यूज, मटेरियल रिक्विजिटीज ऑफ वेलबींग। अब ये तो बड़ी मुश्किल इंग्लिश हो गई, इस चीज़ को हम थोड़ा आसान करके पढ़ना शुरू करते हैं। अगर वो आपको कहते हैं एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पूछते हैं तो आपको वर्ड टू वर्ड ये लिखनी पड़ेगी, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा आसान करके हम समझ लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करने में आसानी हो। क्योंकि हमने सबसे पहले इस चीज़ को, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को अप्रोच इस तरीके से करना है, हमने इसका कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद हमने इसका कंसेप्चुअल तरीके से रट्टा लगाना है। Most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। Material requisites मतलब कि आप दुकान पे गए हैं, आपने जाके लेट्स से एक जूस की बोतल खरीदी है और आप उस दुकानदार को दुआ दे आए हैं। इस चीज़ का ये मतलब है कि आपने वहां से चोरी कर ली है, हालांकि आपने उसे दुआ दी है। क्यों, क्योंकि उसमें मटेरियल चीज का अमल दखल नहीं था, आपने उसे मटेरियल कैश नहीं दिया, आपने उसे पैसे नहीं दिए। तो उसने कहा है कि अटेनमेंट एंड यूज, अब जिस बंदे को आप पैसे दे रहे हैं वो अटेन कर रहा है और आप यूज कर रहे हैं। अब वो बंदा उस मटेरियल जो उसने कैश ऑब्टेन किया है वो उसे यूज भी करेगा आगे जब वो किसी और से चीजें खरीदेगा। एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिटीज, उन चीजों को अटेन कर लिया और यूज भी कर लिया, लेकिन उसकी वजह क्या है, वेलबींग। आपने वहां से जाके जूस खरीदा है, आप उसे पियेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, ये आपकी वेलबींग है। आपने उसे पैसे दिए हैं, वो उस पैसों से कुछ भी करेगा, वो उसकी वेलबींग है, उसके पास पैसे आ गए हैं, वो कुछ भी कर सकता है। तो इस सारी की सारी चीज का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वेलबींग। अगर आपकी वेलबींग नहीं है तो
आप इस चीज़ में नहीं आते कि आप इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के अंदर उसके सब्जेक्ट मैटर के उसके स्कोप के अंदर नहीं आते। अब ये चीज़ तो एल्फ्रेड मार्शल ने अपने उस्ताद एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्लैरिफाई करने के लिए लिख दी, लेकिन इस चीज़ पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया क्योंकि उसने तो सिर्फ वेल्थ लिखा था, इसने एक और लीथल वर्ड यूज़ किया, मटीरियल। अब हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था गुड्स एंड सर्विसेज, उसने सिर्फ गुड्स को डिस्कस किया, मटेरियल चीज को, उसने सर्विस की बात ही नहीं की। उसने कहा यू अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिटीज फॉर वेलबींग। अब मटेरियल रिक्विजिटीज जो हैं उनकी अटेनमेंट से वेलबींग आएगी, तो इसका मतलब है कि अगर आपके टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसने ऐसी बात की, करना ये नहीं चाहता था, लेकिन इसने अपने वर्ड्स कुछ ऐसे यूज किए जिसमें उसने मटेरियल लिख दिया। तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म ये आया कि इसने गुड्स और सर्विसेज में से गुड्स के पोर्शन को डिस्कस किया है और सर्विसेज के पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो इसने एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन दी है और इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन और इसकी नेग्लिजेंट की वजह से वही चीज दोबारा फोकस हो गई है कि ये इल्म आपको लालची बनाता है। तो अब इस चीज को क्या किया जाए? अब हर एक के लिए पैसा जरूरी है, दुआओं से काम नहीं चलता। अगर इस दुनिया में कहते हैं कुछ कमाना है, आप लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए हैं तो आप लोग भी इसीलिए आए होंगे कि आप लोगों ने पैसा कमाना है। ये तो नहीं हो सकता कि आप लोगों ने सिर्फ ये कहना हो कि हाँ भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चलो फिर अब मैं किचन में जा रहा हूँ रोटी बनाने के लिए। नहीं। तो इस चीज को आगे जाके फिर रेक्टिफाई किया गया या रेक्टिफाई करने की कोशिश की गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इस चीज से आपको साबित हो गया होगा कि ये जो तीसरी डेफिनेशन है इस पे भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म जरूर आया होगा, इसलिए ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बनी। लेकिन ये डेफिनेशन साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस, इसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। जो सबसे पहली थी एडम स्मिथ की, उसको हम कहते थे क्लासिकल। जो आपकी आई एल्फ्रेड मार्शल की, उसको कहते थे नियो क्लासिकल। ये आई मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसके अंदर उसने क्या कहा, अब यहाँ पे ख्याल रखना है, लायनल रॉबिन्स ने किताब नहीं लिखी थी, उसने एक एसे लिखा था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। आपने पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ हेल्थ ऑफ नेशन, एक ऐसी किताब थी जिसके अंदर इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की किताब थी, तो ये एक ऐसे था, ये किताब भी नहीं थी। ये एक ऐसे था जिसके अंदर उसने एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया, और इतना क्रिटिसाइज किया कि मतलब कि हम किसी को कहते रहें कि तुम बुरे हो तुम बुरे हो तुम बुरे हो, इतनी दफा कहें तो अगला कोई पूछ ही लेगा कि अगर वो बुरा है तो अच्छा किया है। इसने इतना ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया कि इसको खुद एक डेफिनेशन लिखनी पड़ गई। तो इसने अपनी डेफिनेशन निकाली, और इसकी डेफिनेशन जो कि अभी तक मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के साथ कंसाइड करती है, जो कि सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, वो डेफिनेशन ये है। द साइंस, ये पहला वो एक इकोनॉमिस्ट था जिसने साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया और इसे एक्चुअली साइंस ही मीनिंग उसका दिया। अब साइंस क्या होती है ये अगले लेक्चर्स में हम जाके पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक आएगा कि इकोनॉमिक साइंस कैसे है। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर तक आ जाती हैं। उसने भी कहा था ह्यूमन बिहेवियर, इसने भी कह दिया है ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, जो कि एक आम आदमी अपनी आम जिंदगी में करता है। लेकिन उसने इस ह्यूमन बिहेवियर को लिंक किया है किस चीज के साथ, एज अ रिलेशनशिप। अब वो बिहेवियर का है क्या है, उस बिहेवियर को उसने लिंक किया है रिलेशनशिप से, कि वो उस रिलेशनशिप के बारे में बिहेवियर है। और वो किस चीज का रिलेशनशिप है, बिटवीन गिवन एंड्स। गिवन एंड्स क्या होता है, गिवन एंड्स, एंड्स आप यहाँ पे कितने कह सकते हैं वांट्स को,
एंड स्केर्स मीन्स कहते हैं आपकी कहते हैं जो कि आपके पास रिसोर्सेज हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की तरफ आते हैं। गिवन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, उसने कह दिया कि आपकी वांट्स और आपके रिसोर्सेज के दरमियान रिलेशन। अब सोच के बताएं, अगर हमारे पास पैसा अनलिमिटेड होता तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम स्टडी इसलिए करते हैं कि हम कमाएं, और हम कमाते इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। लेकिन इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके। इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड BNBS के बगले आप पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि गिवन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसने बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश इस्तेमाल करने की कोशिश की, और ये चीज़ मैं अभी आपको कहते हैं बताऊं, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपने अगर किसी से बात करनी है और आपको समझ नहीं आ रही कि आप उसे मशवरा क्या दें, तो आप उसके सामने एक मेटाफोर छोड़ दें। वो आगे से उसका मतलब भी खुद ही निकालेगा, वो उस पर अमल भी खुद ही करेगा और वो खुश हो जाएगा। यही काम यहाँ पे आपके लायनल रॉबिन्स ने भी किया। उसने एक मुश्किल इंग्लिश में एक डेफिनेशन निकाल दी, जिसके अंदर उसने कहा द साइंस which studies human behavior as a relationship between given ends and scarce means which have alternative uses। इस चीज़ को सिंपल लेके चलते हैं तो उसने कह दिया कि ये रिलेशनशिप है कि आपकी ख्वाहिशात कितनी हैं और कितनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपके पास जो हैं रिसोर्सेज कितने हैं, और वो रिसोर्सेज कि आपकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश को एक कितने स्पेसिफिक ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, या वही रिसोर्सेज किसी और ख्वाहिश को भी पूरा कर सकते हैं। तो उसने बताया कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी एक से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जितने मर्जी रिसोर्सेज हों आप अपनी सारी की सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद उसने कहा द डेफिनेशन एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। एग्जैक्टली, सब मसला सारा आता ही यहाँ है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और हमारी वांट्स, हमारी ख्वाहिशात वो अनलिमिटेड होती हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इतनी ख्वाहिशें होती हैं कि उनका कुछ किया नहीं जा सकता। जी, दरमियान में अज़ान होने लगी थी तो उसके लिए मैंने पॉज कर दिया सही से। अच्छा, तो अब उसने कहा कि अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड इवन इफ वन इज फुलफिल्ड मैनी अदर ग्रोज। और ये कैसे होता है? मुझे भूख लगी है, मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे रिसोर्सेज क्या मिले? मेरे पास थे पैसे, मैंने उसकी रोटी ली और मैंने खा ली। क्या मेरा ये ख्वाहिश पूरी हो गई और उसके बाद मुझे कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऑफ कोर्स मुझे ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा भूख लग जाएगी, और जो लोग मुझे वाकई जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे वाकई थोड़ी देर बाद दोबारा भूख लग जाएगी। इसलिए जितना मर्जी इस चीज़ को पूरा कर लें, हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि हमारी वांट्स हमेशा दोबारा दोबारा बनती रहेंगी। अब अगर मैं इस चीज़ में से कितने कोई टॉपिक वगैरह छोड़ रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रहा। दरमियान में से कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इस सारे को आपने एक दफ़ा सिर्फ पढ़ना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे उसने पूछा है बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस, तो आपको बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस से पहले बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चन बता दूं। एक क्वेश्चन जिस पे सारी की सारी इकोनॉमिक्स बेस करती है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि आपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करना है। उसी के फर्दर 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपने एज अ कंज्यूमर नहीं सोचने। मतलब आप अब इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए खुद को ये सोचें कि आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने लगे हैं, आप गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम नहीं करने लगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये भी चीज़ बता दूं कि एक कंज्यूमर, एक कस्टमर और एक क्लाइंट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर वो है जो आपसे चीज़ खरीदता है, कंज्यूमर वो है जो उस चीज़ को यूज़ करता है, और क्लाइंट वो होता है जो आपसे सर्विसेज परचेज करता है। ये चीज़ का दरमियान कितने डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
अब वो कहता है द फिनोमेना ऑफ scarcity gives rise to some basic questions that are faced by every economy। हर इकोनॉमी में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? ताकि इस चीज का अंदाजा लगाया जा सके कि उस इकोनॉमी में किस चीज की जरूरत है, उस इकोनॉमी यानी उस सोसाइटी में किस चीज की जरूरत है। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस ये क्यों पूछा जाता है? ये मैं आपको याद पढ़ लीजिएगा, ऐसे मैं आपको इसे समझा देता हूँ। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि किस चीज को प्रोड्यूस किया जाए। अब ये क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमने इस चीज को पहले पढ़ा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमारे पास सारे के सारे दुनिया के सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए हम दुनिया की हर चीज नहीं बना सकते। तो हम क्या बनाएंगे? वो चीज बनाएंगे जो बिके। ठीक हो गया? वो हम खुद से पूछेंगे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ क्या चीज बिकेगी। अगर हम किसी हाई फाई जगह पे रहते हैं, वहाँ पे हम मेहरान का शोरूम लगाएं, वो नहीं बिकेगा। हम किसी मिडिल क्लास तबके में, कितने मिडिल क्लास सोसाइटी के पास हम मर्सिडीज का शोरूम लगा लें, वो भी नहीं बिकेगा। तो हमने इस सोसाइटी के मुताबिक खुद को ढालना है और देखना है कि हम कहाँ पे बैठे हैं और वहां पे क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, और क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे तो वो बिकेगी। इस चीज को हम पूछते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। और ये चीज इसलिए प्रोड्यूस कितने हम पूछी जाती है क्योंकि हमारे पास सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं है और सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड भी नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ वही चीज प्रोड्यूस करनी है जो बिके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस ये चीज क्यों पेश आती है पूछने की? हमारे पास पहले पानी से बिजली बनती थी, फिर पानी की किल्लत हुई तो हवा से बिजली बननी शुरू हो गई। अब कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं जिसके अंदर वो सोच रहे हैं कि कूड़े से भी बिजली को बनाया जाए। अब ये सब क्यों सोचा जा रहा है? जब पानी से बिजली बन रही थी तो ये चीज सोचने की जरूरत क्यों पेश आई कि बिजली को किसी और तरीके से बनाया जा सकता है? इसलिए ताकि उस रिसोर्स की कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। वो क्यों? पानी की किल्लत हो गई तो हमने हवा से बनानी शुरू की। पानी से महंगी बिजली बनती थी, हमने सस्ती बिजली बनाने के लिए हवा का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस चीज से क्या फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं 5 रुपए सिर्फ अपने प्रोडक्ट में, मैं लेट से एक चार्जर बेच रहा हूँ जिसकी प्राइस मैंने रखी है 500 रुपये, अगर मैं उसमें 400 रुपये की बिजली यूज कर रहा हूँ और 50 रुपये के कंपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ बाकी के, तो इसका मतलब है 450 की मैंने वो चार्जर बनाया और मैं 500 रुपये का बेच रहा हूँ। अगर मुझे पता चले कि बिजली बनाने की कॉस्ट को कम किया जा सकता है, पहले पानी से बिजली बन रही थी और मुझे 400 रुपये बिजली का पड़ा था, हवा से बिजली बननी शुरू हो गई, मुझे 250 रुपये मुझे बिजली का पड़ने लग गया। यानी उसके अंदर मैं 50 रुपये के कंपोनेंट्स ऐड करूँ तो मुझे वो जो चार्जर पहले 450 का मिल रहा था, 450 का मुझे कॉस्ट आ रही थी, अब उसी चीज की कॉस्ट मुझे कितनी आ रही है? 300। अब इस चीज के अंदर फर्क क्या आएगा? अगर मैं पहले 500 का बेच रहा था, मुझे 50 रुपए का फायदा हो रहा था, अब मैं 500 का बेचूंगा, मुझे 200 रुपए का फायदा होगा। तो इस चीज को जरूर कितने देखना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी मिनिमाइज करना है। क्यों? फिर वही चीज आती है, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, पैसे ज्यादा नहीं है, हमने सस्ती तरीके से चीज बनानी है। सस्ती तरीके से चीज बनाएंगे तो हमारे पास पैसे ज्यादा आएंगे। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सबसे बड़ी चीज आ जाती है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, बट टू प्रोड्यूस में हमने ये देखा था कि क्या चीज प्रोड्यूस करें जो बिके। फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन खरीदेगा? वही चीज आ जाती है दोबारा कि कहते हैं हम एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मर्सिडीज नहीं बना सकते, जैसे हम एक हाई फाई एलीट क्लास लोगों के लिए मेहरान नहीं बना सकते। वो खरीदेंगे नहीं तो हमारे बनाने का क्या फायदा? हमें लॉस होगा। तो हमने इस चीज को देखना है कि जिसके लिए बना रहे हैं क्या उसे जरूरत है इस चीज की। अगर उस बंदे को इस चीज की जरूरत नहीं है तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए वेस्टेज बहुत ज्यादा है। अब यहाँ तक हम इस चीज को रोक रहे हैं क्योंकि फजर की अजानों का भी वक्त हो गया है और मेरे ख्याल से ये इवेल्युएशन के लिए काफी रहेगा। आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है
कि ये लेक्चर आप लोगों को कितना फ़ायदा दे सकता है या कितना फ़ायदा ये दे रहा है, आपको समझ आती है कि नहीं आती। अगले टॉपिक ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेके चलूँगा। यहाँ पे आपने अब करना ये है, आपने शुरू से यहाँ पहले पेज से लेकर इसको रीड ज़रूर करना है जहाँ तक पढ़ाया है, और ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई कैप अपनी हेडिंग्स को प्रेफर करता है, इसलिए ये हेडिंग्स आपने ज़रूर याद करनी है। एक एक्चुअली कुछ किताबों में एक चौथा क्वेश्चन भी होता है, एक होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, एक होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और एक होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन हाउ मच टू प्रोड्यूस ये भी एक क्वेश्चन कुछ किताबों में लिखा होता है, लेकिन सिंस आई कैप ने यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे हैं, हमने सिर्फ इन 3 को ही लेकर चलना है। अगर आप किसी और किताब को देख रहे हैं और आप सोचें कि चौथा क्वेश्चन भी है, तो अगर मैं चौथा क्वेश्चन पेपर में लिखूंगा तो मुझे दूसरों पे बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई कैप ने अपने इतने जो कंटेंट है उसको ज़रूर देखना है, वो उसको प्रेफर करता है। क्यों? उसने पैसे लगाए हैं, उसने बरतानिया से ये किताबें बनवाई हैं, उसने पैसे लगाए हैं, इसलिए वो इस चीज़ को ज़रूर प्रेफर करेगा कि वो अपनी वर्डिंग को, हेडिंग की वर्डिंग को अपनी देखे। ये दरमियान वाली चीज़ आपने पढ़नी है और इस चीज़ को आप अपने वर्ड्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि मटेरियल अंदर दिया है, लेकिन जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके इसको, हेडिंग्स को आपने ज़रूर वही वर्ड्स यूज़ करने हैं जो कि किताब में लिखी हैं। अंदर की चीज़ को मैं इसलिए कह देता हूँ कि आप अपनी वर्ड में लिख सकते हैं बिकॉज कि 100% को याद नहीं कर सकता। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी स्ट्रक्चर मेकिंग अच्छी नहीं है, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपकी पंक्चुएशन वगैरह में मसले वगैरह, पंक्चुएशन के तो ज़्यादा मसले नहीं आते, लेकिन ग्रामेटिकल एरर के अगर आपको कितने थोड़ी ही टेंशन है तो आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करूँगा कि आप अंदर वाली चीज़ अपने वर्ड्स में लिखें, बिकॉज समथिंग ऑफ योर ओन ये आपको आगे भी जाके हेल्प करेगा। क्योंकि जब आप ऑडिट करते हैं, जब आप ऑडिट रिपोर्ट्स लिखेंगे, तो उस वक्त आपको किसी चीज़ से देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस वक्त फिर आप अपने जहन से सोचेंगे। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हम वी आर नंबर 1 इन नंबर्स, बट ये बात पूरी नहीं है। हम, हमारे अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। हमने 4 महीने लगाने हैं, हमने मिलियंस कमाने हैं, लेकिन हमारी क्या चीज़ आगे जाएगी? हमारी ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? हमारे अल्फाज। वो अल्फाज बहुत मैटर करते हैं कि हम क्या अल्फाज लिख रहे हैं और क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। इन प्रॉपर्टी ऑडिट करने पे KPMG पे जो केस हुआ था वो ऐसे ही था, मतलब कि उन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अनएथिकल काम किए। ये अनएथिकल काम हमने नहीं करने, हमने अल्फाज का बहुत अच्छे से चुनाव करना है। और इस पे जो मेरे उस्ताद जी हैं वो एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि 2 पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई हो गई, तो एक पार्टी पे काफ़ी जुल्म हुआ, उन्होंने अपना बंदा भेजा कितने थाने, और कहा कि जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, और लिखवाना कि फरीक दोम के पास असला भी था। उस अल्लाह के बंदे ने जाके लिखवा दिया वहाँ पे कि फरीक दोम के पास भी असला था। फिर आगे आप सब खुद गैस कर लेंगे आगे क्या हुआ होगा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है अपनी लाइफ के अंदर भी, और अपनी प्रोफेशनल, पर्सनल, हर किस्म की लाइफ के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कौन से अल्फाज यूज़ करते हैं, आपके उन अल्फाज से क्या क्या इम्पेक्ट हो सकता है, इस चीज़ को आप सोचेंगे, तभी एक आप अच्छे और कामयाब इंसान हो सकते हैं। अगर आप लाखों में कमा रहे हैं लेकिन आपकी ज़बान से आपका मुसलमान भाई महफूज नहीं है, या आपकी ज़बान ऐसी नहीं है कि उसकी कोई वर्थ हो, इस्लामिकली भी देखा जा सकता है, माशरती भी देखा जा सकता है, अगर आप बात बात पे गाली निकालते हैं आपकी इज्जत नहीं होगी। आप इस चीज़ को मीठे तरीके से बयान करें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से लेके चलें, अच्छे अल्फाज यूज़ करें, तो आपकी एक वर्थ बनेगी। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है कि आपके अल्फाज अच्छे होने चाहिए, और अल्फाज को अच्छे रखने के लिए आपको ग्रामर का आना ज़रूरी है, जो कि आपने फंक्शनल इंग्लिश में पढ़ी होगी अगर आपकी एग्जाम्प्ट नहीं थी। अगर आपकी एग्जाम्प्ट थी तो आप दुआ करें कि आपको वाकई अच्छी इंग्लिश आती हो।
चलें इसके साथ मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ। जो दुआ में याद रखिएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, या अगर इस लेक्चर के अंदर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि लेक्चर में होनी चाहिए और नहीं है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।